आज हम दूसरा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, इसके साथ में जुड़ा हुआ है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम है राजा, किसान और नगर, यानी कि हमको इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 3 चीजों के बारे में जानना है। राजा, कैसे जो आधुनिक समय में या मध्यकाल में या प्राचीन काल में जो राजा उत्पन्न हुए, उनके बनने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो किन चरणों से निकल कर आगे बढ़ा। फिर जो नगर बने, नगरों का जो विकास हुआ वो कैसे, और कृषकों की क्या भूमिका रही राजा के बनने में, या कृषक की क्या दशा रही किस शासक के समय में, इन चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का नाम जो है राजा, किसान और नगर, इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी स्टार्टिंग का जो प्राइमरी इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा था देश का। जो जब से सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद की जो स्थिति आती है, नवीन राज्यों का जो उदय होता है, उस समय की व्यवस्था कैसी थी, उस समय के नगर और उस समय की अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक क्रियाएं थी, वो कैसे संपादित होती थी, इसको हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ हमारा कालखंड जुड़ा हुआ है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी ईस्वी से 600 वर्ष पहले से लेकर के और ईस्वी के शुरू होने के 600 वर्ष बाद तक, यानी 1200 वर्षों का जो एक इतिहास है, कॉम्पैक्ट है, एक मिश्रित इतिहास जिसे हम कह सकते हैं, उस पूरे को हमें अध्ययन करना है इसके माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से। देखिए, आपने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो जो भारत देश है उसकी प्रथम नगरीय क्रांति मानी जाती है, और उस नगरीय क्रांति के बाद एक लंबा अंतराल चलता है। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना जाता है कि 2200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1900 ईसा पूर्व के बीच का था। तो 1900 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के बीच में 1500 वर्षों का समय बचता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं 1500 वर्षों का जो अंतराल है, इसी अंतराल के दौरान ऋग्वेद, हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों में जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद है ऋग्वेद। तो माना जाता है कि इस ऋग्वेद की रचना इन्हीं 1500 वर्षों के बीच में हुई। जो 1500 सालों का समय अंतराल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर द्वितीय सभ्यता के उदय के बीच के समय का जो 1500 वर्षों का काल रहा है, उसके बीच में हमारे ऋग्वेद की रचना होती है। और उस ऋग्वेद की रचना का जो क्षेत्र माना जाता है, वो ये माना जाता है कि जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां, जो उप नदियां हैं, उन्हीं के कृषि क्षेत्र में, उन्हीं के द्वाबा का जो क्षेत्र है, उन्हीं के आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा रचना की गई। ठीक, तो इससे हम ये समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद से दूसरी सभ्यता, यानी सेकेंड जब सिविलाइजेशन जो होता है, सिविलाइजेशन आती है, द्वितीय सभ्यता जो आती है, उसके बीच का जो समय अंतराल है 1500 वर्षों का, उसी बीच में माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना हुई। अब ये जो 1500 वर्षों का अंतराल के बाद जो 600 ईसा पूर्व की व्यवस्था जब शुरू होती है, वहां से हम लोग देखना शुरू करेंगे। उसी को हम कहते हैं आरंभिक सभ्यता या आरंभिक नगरीय क्रांति या आरंभिक राज्य, यानी राज्यों के बनने का जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, जो पुनः आरंभ होती है, वहां से हम इसको देखना शुरू करते हैं। इसी आरंभिक कालखंड में हमें कृषि बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि बस्तियों के साक्ष्य जो है मुख्यतः उत्तर भारत से, जो दक्कन का पठार का क्षेत्र है वहां से, और तीसरा कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां से, इन 3 स्थलों से प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा दक्कन का क्षेत्र है और कर्नाटक का क्षेत्र है, इन दोनों स्थलों से कृषि बस्तियों के साथ साथ चरवाहों की बस्तियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी क्रम में दक्षिण भारत में महापाषाणिक सभ्यता, महापाषाणिक संस्कृति, इसका भी आरंभ माना जाता है। इसका भी कालखंड इसी समय को माना जाता है, जो ये 1500 वर्षों का समय अंतराल रहा है। यानी कि 1500 वर्षों का जो समय अंतराल बीच में आता है हड़प्पा सभ्यता से लेकर इस नई सभ्यता के बीच में, जिसमें हम आज लोग जी रहे हैं, इस कालखंड के बीच में हमें उत्तर भारत में दक्कन का पठार का क्षेत्र जो है उसमें, और हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, उसमें, इन तीनों में कृषि की बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें। और साथ ही साथ दक्कन के पठार और कर्नाटक के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में हमें चरवाहों की बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
दक्षिणी क्षेत्र जो हमारा है कर्नाटक का और दक्कन का जो जुड़ा हुआ दक्षिणी क्षेत्र है, उसमें हमें महापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। उस महापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण समाधान की व्यवस्था है। समाधान में व्यक्ति के शव के साथ उसके प्रयुक्त होने वाले या उस समय के तत्कालीन जो हथियार होते थे उनको भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मृत को बड़े बड़े पत्थरों से ढककर टीले नुमा बना दिया जाता है था। जैसे आज के समय में अभी आप लोग पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड भी एक अस्थि अवशेष ही है। इसी तरह महापाषाणिक सभ्यता हमें दक्षिण भारत से जानकारी उसकी प्राप्त होती है, जिसमें लोगों को दफनाने के लिए पत्थरों के बीच में ढक दिया जाता था, साथ ही उनके साथ औजार आदि भी दफनाए जाते थे। इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड में हमें कृषि संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन नए नए नगरों के उदय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही नई राजनैतिक प्रक्रिया जो आरंभ हुई, नए राजनैतिक व्यवस्था का जो श्री गणेश हुआ, जिसमें राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का उदय हुआ, इन सभी के परिवर्तन संबंधी जो साक्ष्य हैं, जो जानकारियां हैं, वो इस अध्याय के माध्यम से हमें प्राप्त होंगी कि कैसे राज्य का उदय होता है, कैसे वो बड़े साम्राज्य में विस्तारित होता है और वहां पर कैसे राजवाड़े जो परिवार हैं वो कैसे एक के बाद दूसरे शासन में आते हैं और सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है। लेकिन इन सभी की जानकारी के प्राप्त करने के लिए हमें अधिकांशतः हमें अभिलेखों पर निर्भर रहना पड़ता है। अभिलेख हो गए, हमारे सिक्के हो गए, ग्रंथ हो गए उस समय के, जैसे कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जिनसे हम तत्कालीन इतिहास के बारे में, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तत्कालीन सामाजिक सभ्यता के संगठन के बारे में, तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सारी जानकारियां जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अभिलेख, सिक्के और तत्कालीन ग्रंथ। इन सबसे प्राप्त होती है। 1830 का जो कालखंड है, 1830 का समय जो है आधुनिक काल में, इस समय एक बड़ी क्रांति होती है, एक बड़ी व्यवस्था का श्री गणेश होता है और एक व्यक्ति होते हैं जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप्स भारत में प्राप्त अभिलेखों का अध्ययन करने में सफल हो जाते हैं। जिस लिपि में वो अभिलेख लिखे गए थे उनको पढ़ने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में वो अभिलेख लिखे गए थे, उनको उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका अनुवाद करके लोगों के बीच में इस बात का प्रचार किया, इस बात को बताया कि वास्तव में इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है और ये जो सभ्यता है, जिस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी नहीं है या जिस सभ्यता को हम कम महत्व देते हैं या जिस सभ्यता के बारे में हमें कम जानकारी है या लोग उसके बारे में जानना नहीं चाहते, वैसी सभ्यता जो है उसका क्या महत्व था और वो कितने बड़े स्तर पर विकसित थी, इसके बारे में जानकारी जेम्स प्रिसेप्स ने जब खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को 1830 के दशक में पढ़ा, उसके बाद में विश्लेषण के तौर पर उसको बताया और लोगों के सामने एक नए तरह का भारत का इतिहास जो था वो सामने आया। जेम्स प्रिसेप्स ने जब इन अभिलेखों को पढ़ा तो उसमें उन्होंने अधिकांश अभिलेखों में पाया कि प्रियदर्शी, या जिसको हम प्रियदर्शी भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में प्रियदर्शी के नाम से दिया गया है। प्रियदर्शी नाम जगह जगह पर बार बार प्रयुक्त हुआ है और साथ ही साथ अशोक का भी नाम प्रयुक्त हुआ है। तो भारतीय इतिहास के जो आरंभिक अभिलेख हैं, यानी जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें अधिकांश अभिलेखों में अशोक या प्रियदर्शी नाम का उल्लेख मिलता है और यही जो व्यवस्थाएं हैं उनको आगे वो अनुवादित करके अशोक सम्राट के बारे में इतिहास लिखने का काम होता है। इस बात का अनुमान अशोक और प्रियदर्शी में एक ही संबंध है या कैसे है, या अशोक कैसे शक्तिशाली शासक था या नहीं था, इस बात का अनुमान लगाने के लिए काफी हद तक बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन किया गया। बौद्ध धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ हैं उसमें अशोक को तत्कालीन शासकों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे उनमें से एक बताया गया है। तो ठीक उसी तरह जब जेम्स प्रिसेप्स अनुवादित करके अनुवादित करने के बाद खरोष्ठी ब्राह्मी लिपि को पढ़ते हैं, उसका अर्थ निकाल कर ये बताते हैं कि कोई प्रियदर्शी या अशोक नाम का व्यक्ति था जो यहाँ का प्रतापी शासक हुआ करता था, उसी के कालखंड के ये सारे अभिलेख हैं और वह बात सीधे सीधे बौद्ध ग्रंथों में प्रमाणित हो जाती है कि कोई अशोक व्यक्ति था, अशोक नाम का शासक हुआ करता था जो काफी प्रतापी शासक था। इन प्राप्त अभिलेखों के माध्यम से एक भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने मिलकर एक बड़ी व्यवस्था को संचालित किया, एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन को वो लेके आते हैं। उन्होंने इन्हीं ग्रंथों, इन्हीं अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर
आरंभिक जो शासक हुए हैं उनके वंशावलियों की पुनर्रचना की, एक तरह से श्रृंखला तैयार की कि किसके बाद कौन सा शासक साम्राज्य का संचालन करता बना या साम्राज्य को स्थापित करता है। इसी अभिलेख जो हैं, सिक्के जो हैं, इन सब के आधारों पर उन्होंने एक पूरा इतिहास रचना का काम किया, इतिहास को लिखने का काम किया, जो भारत के आरंभिक इतिहास को प्रदर्शित करता है, जो महाजनपद के काल से शुरू होता है, उसको लिखने का प्रयास इन अभिलेखों को पढ़ने के बाद किया गया। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आरंभिक साम्राज्य जो है जिनका उदय होता है उनके बारे में जानकारी अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है, जिसके पढ़ने का काम सर्वप्रथम 1830 के दशक में जेम्स प्रिसेप ने किया और उस जानकारी, उन अभिलेखों सिक्कों के आधार पर एक नए तरह का इतिहास लिखा गया, या आरंभिक भारत के जो आरंभिक सभ्यताएं हैं, आरंभिक साम्राज्यिक व्यवस्था जो है उसका वर्णन वहां से प्राप्त होता है, उसको लिखा गया। अब आइए हम आगे आरंभिक जो राज्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आरंभिक राज्य जो है वो 600 ईस्वी जो है उसके समय के सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन था आरंभिक राज्यों का उदय। नए नए राज्यों का जो उदय होता है ये उस समय की सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन को इंगित करता है, प्रदर्शित करता है। इस काल में आरंभिक नगर, सिक्के और लोहे के प्रयोग को एक साथ देखा जाता है, एक साथ इनका प्रयोग किया जाता है। एक नए तरीके का जो अन्वेषण है, नई तरह की व्यवस्था है, नए तरह की जो विकास की पद्धति है, नए तरह के शासन व्यवस्था जो है, कृषि में नवीनता जो है, लोहे का प्रयोग, लोहे के प्रयोग के माध्यम से हलों का आविष्कार, हलों से व्यक्ति ने कृषि कार्य किए जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। उस उत्पादन वृद्धि के साथ साथ महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जो औजार प्रयोग होते थे, उच्च कोटि के लोहे से बने औजारों का निर्माण हुआ, जिनका प्रयोग कर अपने साम्राज्य के विस्तार को अनंत तक फैलाया, विस्तृत क्षेत्रों में शासकों ने फैलाया। तो इस कालखंड में जो आरंभिक राज्य है, आरंभिक राज्य का जो उदय है, जो उनका विकास है, उनको समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि इस कालखंड में लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर आरंभ हो गया था। और ये जो 6ठी शताब्दी का जो इतिहास है, 6ठी शताब्दी के जो आरंभिक राज्य हैं, इनके तेजी से परिवर्तन होने का, इनकी तेजी से विकास का जो कारण है वो यही है कि इनके छोटे छोटे क्षेत्रों का नगरों में परिवर्तित हो जाना और एक नगर से दूसरे नगर में व्यापारिक व्यवस्था की स्थापना हो जाना, बड़े स्तर पर व्यापार होना और साथ ही साथ इनके साम्राज्य में प्रत्येक कार्य में लोहे का प्रयोग हो जाना। लोहे का प्रयोग एक महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग आरंभ हो गया और उस धातु से इन्होंने बहुकीमती और कीमती के साथ साथ टिकाऊ, एक लंबे समय तक कार्य करने वाले इन्होंने हथियार, औजार और हल आदि का बनाना आरंभ कर दिया। इसी आरंभिक कालखंड में जैन और बौद्ध जैसे विभिन्न दार्शनिक धर्मों का उदय होता है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, विचारधाराओं का उदय होता है। और साथ ही साथ जो बौद्ध और जैन धर्म है वो इस कालखंड में 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं, जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण हैं जैसे वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनका लगभग समकालीन सभी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि ये महत्वपूर्ण जनपद रहे होंगे, महाजनपद रहे होंगे। और इन महाजनपदों के साथ साथ गढ़ या संघ, इनका भी उल्लेख मिलता है। तो महाजनपद, गढ़ और संघ, इनका उल्लेख मिलता है। जो गढ़ और संघ परिषद होती थी, इनमें सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से शासन करते थे। इसके विपरीत महाजनपद में एक व्यक्ति शासक होता था, एक राजा होता था। और गढ़ और संघ में बहुत सारे लोग मिलकर सामूहिक रूप से शासन व्यवस्था को संचालित करते थे, लगभग सभी शासक की हैसियत से होते थे। इसी में हम देखते हैं बुद्ध और महावीर, इन दोनों जो हैं, बुद्ध शाक्य गणराज्य और महावीर जो है वो वैशाली गणराज्य, इन दोनों से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो आरंभिक सभ्यता का विकास होता है, आरंभिक सभ्यता का जो उद्भव होता है, उसमें बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। नए नए राज्यों का, नगरों का उदय होता है। इन नए राज्यों और नगरों से नई व्यवस्था के अध्ययन का जो मौका मिलता है, यह अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। और साथ ही साथ इस संपूर्ण आरंभिक सभ्यता को समझने का जो क्रम है, जो समझने का जो कारण है, जो इसकी वजह है, वो यह है कि जब हम मध्यकाल और आधुनिक कालखंड को पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठेगा कि अगर हम
बाबर के आक्रमण को पढ़े, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को पढ़े, या फिर अंग्रेजों का जो भारतीय व्यवस्था में स्थापित हो जाना है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो मन में एक प्रश्न उठेगा और उठना भी चाहिए कि ये हमारी स्थिति जो है, हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारी स्थिति जो है वो कैसे बनी, हम मानव के रूप में थे, बंदर के रूप में थे, या कैसी व्यवस्था थी, ये राज्य कैसे बन गए, राज्यों का विकास कैसे हो गया, नया क्रम कैसे आरंभ हुआ। तो इसी प्रश्न का जो समाधान है वो आरंभ में ही कर दिया जा रहा है आपके दूसरे चैप्टर के माध्यम से, सेकंड चैप्टर के माध्यम से। तो पहले चैप्टर में हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ा है, और दूसरे चैप्टर में जो आगे पूरा इतिहास हमको पढ़ना है, जो मानव सभ्यता का जो विकास है, जो मानव सभ्यता की स्थिति है, नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का जो क्रम है, जिसको हमको पढ़ना है, उसकी जो शुरुआत होती है, जो सेकंड जो सिविलाइजेशन है, जो द्वितीय नगरी क्रांति के नाम से जानी जाती है, उस व्यवस्था को पढ़ाया जाएगा। सेकंड चैप्टर से पढ़ रहे हैं ताकि इस बात को समझ सके कि आने वाली जो सभ्यता, आने वाली जो व्यवस्था को हम पढ़ेंगे, उसका श्रीगणेश जो उसका आरंभ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कहाँ पर है। तो आरंभिक पॉइंट, जो आरंभिक बिंदु है, वो है आरंभिक राज्यों के नाम से चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के माध्यम से हम शुरू में आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कैसे एक विचरण का जीवन जीने वाले समाज ने, कैसे अलग थलग रहने वाले समाज ने संगठित होकर राज्यों का निर्माण कर लिया, राज्यों को जोड़ जोड़कर बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया, और बड़े साम्राज्यों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय युद्ध लड़े, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, कैसे कृषि में नित नवीन व्यवस्थाओं को ला करके उत्पादन में वृद्धि की, क्योंकि उस समय जो आय का स्रोत था वो कृषि ही था। और अगर बड़े राज्य के लिए भाई बड़े खर्चे की आवश्यकता, बड़ा राज्य है तो आपके व्यय भी बड़े होंगे, सेना भी बड़ी होगी, आपका नौकरशाही व्यवस्था जो है वो भी बड़ा होगा। राज्य वैभव वाली व्यवस्थाओं में आप अधिक खर्चा करेंगे, तो अधिक खर्चे के लिए आपको अधिक आय की आवश्यकता है, और अधिक आय तभी हो सकती है जब उस समय राजस्व आपको बेहतर मिले, और राजस्व आने का सिर्फ एक ही स्रोत था, वो था कृषि। इसीलिए इस व्यवस्था के साथ साथ कृषि को पढ़ना बहुत जरूरी है कि उस समय की कृषि व्यवस्था क्या थी। वही कृषि व्यवस्था उस समय की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करती है कि आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, समाज में लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। इसको इसी से निर्धारित किया जा सकता है, कृषि से। अच्छा, जब कृषि उत्पादन होगा, उत्पाद में जो है वृद्धि होगी उत्पादन में, तो उसका कहीं ना कहीं विपणन होगा। विपणन मतलब बिक्री होगी, बेचा जाएगा, और जब बेचा जाएगा तो क्या होगा, धन मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आरंभिक राज्य है, आरंभिक राज्य को बढ़ते बढ़ते हम साथ में कृषि व्यवस्था को पढ़ेंगे। कृषि व्यवस्था में जो उन्नति हुई, जो प्रगति हुई, उससे लोगों के पास अधिशेष यानी शेष मात्रा में बचा, अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त अनाज बचा, और उस अनाज को बाहरी क्षेत्रों में, दूसरे क्षेत्रों में निर्यात किया, और निर्यात करके कैसे आर्थिक रूप से संपन्न होकर बड़े साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली शासकों ने, विभिन्न साम्राज्यों को अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया। इन सब को इसके माध्यम से हमको समझना है। लेकिन इसमें एक कमी जो रह जाती है वो ये है कि जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्यों से बिल्कुल सटीक गणना नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं इतिहास की जो तारतम्यता है, इतिहास का जो कालानुक्रम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, बाधित हो जाता है। लेकिन फिर भी उत्खननकर्ताओं, इतिहासकारों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि जो वास्तविक इतिहास है, अभिलेखों, सिक्कों और ग्रंथों के माध्यम से उसके अधिकतम नजदीक पहुंचा जाए। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो अभिलेख, जो सिक्के, जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर जो इतिहास लिखा जाता है किसी शासक का, इस बात का कतई प्रमाण नहीं देता कि वो 100% सत्य हो। लेकिन हाँ, इतिहासकार और उत्खननकर्ताओं के बीच सामंजस्य को बिठाकर इस बात का ध्यान रखा जाता है, इस बात का प्रयास किया जाता है कि जो इतिहास हम लिख रहे हैं वो नहीं 100% तो उस व्यवस्था के करीब करीब तक होना चाहिए, जो व्यवस्था जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उस इतिहास उसका। तो इन आरंभिक राज्यों में ऐसा मिलता है कि 16 महाजनपद थे। पूरा जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ है। प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी है, उसका अपना शासक है, उसकी अपनी शासन व्यवस्था है, उसकी अपनी स्थायी सेना है। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी किले से घिरी हुई है, किले बंद है, उसकी घेराबंदी की गई है सुरक्षा की दृष्टि से, और सुरक्षा के लिए साथ ही साथ सैनिक भी रखे जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ महाजनपद ऐसे हैं जो अस्थायी सेना रखते हैं, कुछ अस्थायी सेना रखते हैं। अस्थायी सेना का मतलब परमानेंट सैनिकों की भर्ती कर लेना, उन्हें रेगुलर सेवा में रखना, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें
युद्ध क्षेत्र में भेजना या अपनी व्यक्तिगत राजमहल की सुरक्षा में लगाना। अस्थायी सेना का मतलब होता है कि सैनिक भर्ती कर लेना, किंतु जब युद्ध काल नहीं होता है, सामान्य परिस्थितियां होती हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो अपने ग्रह पे रहते हैं, अपने आवास पे रहते हैं और उनका सेना से तब कोई मतलब नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः बुला लिया जाता है। इससे क्या होता है कि राज्य का जो व्यय होता है सेना पर वो कम हो जाता है। अस्थायी सेना से राज्य का व्यय जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो 16 महाजनपद हमारे मिलते हैं, इनमें कुछ जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं उनमें स्थायी सेना की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है और कुछ में अस्थायी सेना की व्यवस्था देखने को मिलती है। इन 16 महाजनपदों में एक सबसे महत्वपूर्ण जनपद है मगध, जो आपका पहला महाजनपद बताया जाता है। पहला महाजनपद के तौर पर आपको पढ़ना है। तो राज्यों का जो उदय है, राज्यों के उदय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। लेकिन राज्यों के उदय हो जाने के बाद प्रियदर्शी के वर्णन को पढ़ लेने के बाद, जो जेम्स प्रिसेप पढ़ते हैं, पढ़ लेने के बाद एक जो व्यवस्था निकल कर आती है, उसमें महाजनपदों में 16 महाजनपद में एक महाजनपद मगध, इस पर विस्तृत अध्ययन हमको करना है। मगध जो है वो अन्य 15 महाजनपदों से कैसे आगे निकल गया, इसने कैसे अपनी तरक्की कर ली, कैसे अपने आसपास के राज्यों को विजित कर लिया और कैसे साम्राज्य का विस्तार कर लिया, इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। इसी का नाम मगध का उत्कर्ष, इसी टॉपिक को मगध के उत्कर्ष के नाम से जानेंगे। तो मगध का उत्कर्ष हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, कैसे तरक्की करता है, अपने आसपास के राज्यों को कैसे विजित करता है, उसको पढ़ना है। और उसके साथ ही साथ मौर्य वंश का जो उदय है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बता देना चाहूंगा कि आपके प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया था इस बार, वो ये था कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं और 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था। या ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके पास कि महाजनपदों के उदय के बारे में आप क्या जानते हैं और मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था सामान्यतः अक्सर पूछी जाती है, लास्ट ईयर पूछी भी गई है। तो इसलिए इस टॉपिक पे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है। थोड़ी सी भी लापरवाही की गुंजाइश इस टॉपिक में नहीं है। मगध का उत्कर्ष हमको विस्तृत तौर पे पढ़ना है। मगध की कैसे तरक्की होती है, तो मगध का जो क्षेत्र है वो बिहार का, आधुनिक जो बिहार है वही क्षेत्र है। और उस क्षेत्र को आप एक बार मैप उठा के जब देखेंगे तो पाएंगे कि नदियों का एक समूह है, वहां नदी तंत्र एक तरह से जाल है वहां पर नदियों का। और हम इस बात को जानते हैं कि जहाँ नदियां होती हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो उपजाऊ होता है। तो सीधे सीधे पहला फैक्टर आता है मगध के उत्कर्ष में, मगध की उन्नति में पहला फैक्टर ये आ जाता है हमारे पास कि वह नदियों के तंत्र के बीच बसा हुआ था। नदियों के तंत्र के बीच बसे होने के कारण उपजाऊ भूमि थी और उस उपजाऊ भूमि में क्या होगा, कृषि उत्पादन अच्छा होगा और कृषि उत्पादन जब अधिक होगा तो अधिशेष बचेगा और जब अधिशेष बचेगा तो व्यापार होगा और व्यापार के लिए मार्ग चाहिए और मार्गों के तौर पर नदियां ही हैं। तो नदियों के रास्ते से व्यापार हुआ, बड़े स्तरों पे बाहर के क्षेत्रों को वस्तुएं भेजी गई। नदी मार्ग से सुरक्षित रहता है, जल मार्ग जो है वो काफी सुरक्षित रहता है, स्थल मार्ग की अपेक्षा से बहुत सुरक्षित रहता है। तो उन नदियों के माध्यम से व्यापार हुआ और ये सेकंड था। दूसरा अगला अगर देखें चरण तो मगध का जो क्षेत्र है वहां पर लोहे